इलेक्ट्रो में लिखो सबसे चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखो पहले तुम फिलहाल आ जाओ लिखो ब्रांच 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 ऑफ केमिस्ट्री लिखो लिखो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ केमिस्ट्री केमिस्ट्री विच डील्स विथ लिख में विच डील्स विथ किसका डील करती है विथ ठीक है चलो भाई ठीक है तो इसके बाद ये जो होता है याद रखना केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होते जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो दैट इज योर गैल्वेनिक सेल और इधर से उल्टा आता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीक है ये छोटी मोटी बातें लिख लो फटाफट लिखने दो ठीक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डन नेक्स्ट आओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेसिकली जो आयन से ब्रेक होते हैं कंप्लीटली है ना अच्छे से ठीक है जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लिखा रखा ना विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट ठीक है आर कॉल्ड आयंस के थ्रू करते हैं आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट ठीक है ना दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली टूट जाते हैं कंप्लीटली तरीके से आयनाइज हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका अल्फा कितना होता है 1 वीक होता है जिनका अल्फा कितना होता है लेस देन 1 ठीक है ना लिखो फटाफट ये बात लिखी ना है ना बस रिवाइज करते रहो बस अल्फा 1 ठीक है कंडक्टर कौन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में देते हैं ठीक है विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम ठीक है अब कंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं कंडक्टर भी आपके दो टाइप के होते हैं कौन कौन से मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक
लिखो साथ साथ, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। देखिए साथ साथ, मेटेलिक कंडक्टर कौन होते हैं? जिसमें चार्ज कौन कैरी करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलाइटिक में कौन कैरी करता है चार्ज? आयंस। चार्ज कैरियर कौन होते हैं? आयंस। लिखते रहो साथ साथ, छोटी मोटी बात एग्जाम में पूछेगा फिर गलत कर क्या होगा। ठीक है, इस वाले मेटेलिक में कोई सी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं होता, नो केमिकल चेंज। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज टेक प्लेस। देखो साथ साथ, तो ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, आयंस में टूटेगा तो भाई NaCl टूटेगा तो है ना Na+Cl- में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, मेटेलिक में जनरली तो सबको पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। सही है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। कंडक्टेंस मतलब कनेक्ट करने की पावर वो कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इस केस कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, कंडक्टेंस बढ़ता है। कोई परेशानी इसमें? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे जाके देखेंगे भी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, मेटेलिक में किसी प्रकार का कोई फेराडे लॉ फॉलो नहीं होता। फेराडे लॉ नॉट फॉलोड। भाई फेराडे लॉ पढ़ना है हमने, नॉट फॉलोड। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में फेराडे लॉ फॉलो होता है। ठीक है, फॉलोज फेराडे लॉ, फॉलोज फेराडे लॉ। बोलो कोई परेशानी इसमें? लिखने लायक बात हो गया? जल्दी लिखो। ये तो मैंने बनवाई थी, मुझे बता रहा था। वैसे लिखो, फॉर्मूलाज की बात करूं, यहीं से टॉपिक आता है फॉर्मूलाज से, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला आता है आपका, पहला टॉपिक आता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई पूछे आपसे चलते फिरते, होता क्या रेजिस्टेंस? आप डेफिनेशन क्या दोगे? जो रोकता है करंट को फ्लो होने से, है ना, विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। एक बात है, कुछ साथ साथ चलेंगी तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस इनवर्सली होता है करंट, ये आपको पता है, आगे जाकर कनेक्ट करेंगे इस बात को ना। तो रेजिस्टेंस का एकमात्र फॉर्मूला R इक्वल टू V अपॉन I, याद रखना इसको, चलेगा। यही आपका ओम्स लॉ से आया था फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट्स वगैरह पता है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, जिसको मैं OHM भी लिखता हूँ। पहली बात। अगला लिखो रेजिस्टेंस के बाद, नेक्स्ट वन इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या बोलोगे? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, सिंबल क्या होता है इसका? G इक्वल टू 1 अपॉन R। कंडक्टिविटी G इक्वल टू 1 बाय R, समझ में आया? ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट लिखते रहना। हाँ, ऐसा यूनिट गलत करोगे, ओम इनवर्स या फिर मो, और एक और होती है साइमन। ठीक है, साइमन। समझ में आ गई ऐसा यूनिट? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब आता है वर्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सीखने से पहले आपको रेजिस्टिविटी आनी चाहिए। रेजिस्टिविटी तो खैर सबको आती भी होगी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या दोगे अगर आपसे कोई पूछे तो? क्या डेफिनेशन दोगे रेजिस्टिविटी की, बताओ। है ना, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है हर एक मटेरियल की। ठीक है, पर यूनिट होता है, मतलब जैसे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोलो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, R इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो L बाय A, होता है फॉर्मूला इसी से, क्योंकि फॉर्मूला बना है सारा का सारा। ठीक है, यहां से मैं चाहूं मैं इसको लिख सकता हूँ R इक्वल 1 बाय रो इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय R इंटू L बाय A। सही बन रहा फॉर्मूला? कोई दिक्कत इसमें? सही है। अब जो ये 1 बाय रो होता है इसी को हम बोलते हैं कापा, यानी कंडक्टिविटी। और 1 बाय R को भी बताया था G, और L बाय A को हम बोलते हैं G स्टार। ठीक है, ये आपके टर्म्स होती है। ठीक है, सबके सब टर्म होती है। जो कापा होता है दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिविटी। अच्छा, चलते फिरते कभी रेजिस्टिविटी डाउट कर जाए तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, इस तरीके से कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? कंडक्टिविटी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है,
क्योंकि रेसिप्रोकल है ना उसका, 1/ρ है ना, उसको जी स्टार के साइन यूनिट क्या होगी, क्यों, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर यानी मीटर इनवर्स होगी, ठीक है, एल बाय एक यूनिट होगी मीटर इनवर्स, लिख दिया। चलो हो गया, हटा दो, अगले हैंड डालो, मोलर कंडक्टेंस, फॉर्मूले याद रखना है, जी इक्वल टू 1/r, कापा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, दो ही फॉर्मूले सीखे अभी हमने, ठीक है, ठीक है, अभी आएंगे दूसरा, कंडक्टिविटी लिख दिया, डेफिनेशन लिखो, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखो, मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सिंबल लिखो इसका, या तो पाई एम लिखो या लैम्डा एम लिखो, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एक मोल जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कितनी कंडक्टेंस पैदा कर सकता है, तो हम बोलते हैं क्या, आपका मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया हमने, डन। नेक्स्ट लिखो इसके बाद, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला, पाई एम का फॉर्मूला क्या होता है, कापा 1000 अपॉन मोलैरिटी एम, ठीक है, लिखिए फॉर्मूला, ये आ गया मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला, डन, लिखते रहो साथ साथ, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, अगला होता है आपके पास पाई, अगला लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखो, लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखो, कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट मास ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिख लो कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इक्विवेलेंट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट उसका, ठीक है, लिखे, हो गया, अब फॉर्मूला लिखो, पाई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखो, कापा इंटू 1000 अपॉन एन, लिखो कापा इंटू 1000 बाय एन, ठीक है, लिखो साथ साथ, डन। पाई एम, एक रिलेशन याद रखना है, पाई एम ग्रेटर होता है पाई इक्विवेलेंट से, लिखो पाई एम ग्रेटर होता है पाई इक्विवेलेंट से, ये पूछ सकता है, और पाई एम और पाई इक्विवेलेंस में एक रिलेशन होता है, पाई एम होता है पाई इक्विवेलेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर, पाई एम होता है पाई इक्विवेलेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर, लिखो, हाँ वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर मतलब बेसिकली आयंस पे क्या चार्ज होता है, तो वो ग्रेटर देन 1 होता है, वैलेंसी फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, लिख लेना बात है, वीएफ होता है वैलेंसी फैक्टर, ये भी लिख लो, जैसे कॉपर है CuSO4, कॉपर किसमें टूटेगा Cu2 प्लस में, तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा +2, इस तरीके से काम होता है, कोई दिक्कत, आओ हटा दे जाए, नेक्स्ट लिखो,
क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं? लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस लिखो सबसे पहले लिखो नेचर ऑफ क्या? सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखो। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में लिखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखो। लिखो जब क्या ज्यादा होगा? आयनाइजेशन ज्यादा होगा। अगर कोई सॉल्ट ज्यादा टूटे, सॉल्वेंट ज्यादा टूटेगा, कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है पहला, ठीक है ना। अगला लिखो आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन क्या होता है? आयनिक्स के बीच में कितना ज्यादा होगा? लिखो आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा, उससे क्या होगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आयन ज्यादा देर तक जुड़े रहेंगे तो वो टूटेंगे कम, और टूटेंगे कम तो आयनाइजेशन कम होगा। आयनाइजेशन कम होगा तो कंडक्टेंस कम होगी। ठीक है कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज। डन। नेक्स्ट लिखो डाइल्यूशन लिखो। अगला डाइल्यूशन में क्या होता है? अगर डाइल्यूशन देखा जाए, डाइल्यूशन इंक्रीज करता है तो इसमें दो केसेस आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अलग, वीक इलेक्ट्रोलाइट अलग, है ना। बनाओ जरा डाइल्यूशन के दो केस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगला लिखो वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क है? अल्फा ग्रेटर देन 1, अल्फा लेस देन 1। पहले तो ये लिख लो। हाँ ग्रेटर देन इक्वल इक्वल लिखो नेक्स्ट। ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक चीज चलती है, डाइल्यूशन जब इंक्रीज होता है तो आयनिक इंटरेक्शन बढ़ती है। आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग में कम होती है, कंडक्टेंस तो बढ़ेगी, आयनिक इंटरेक्शन कम होती है। सर डाइल्यूशन बढ़ने को सर कब हो, डाइल्यूशन जब बढ़ता है इसमें, इस केस में, अरे भाई चुप हो जाएगा, क्या हो गया? आयनिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन जो होता है वो कम होता है और कंडक्टेंस बढ़ती है। सही है लिख लेना, क्योंकि ऑब्वियस है, ध्यान सुनेंगे। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें नमक है, नमक में पानी डालोगे और ठीक है पानी डालते डालते होगा क्या? ठीक है डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और जो आयन की इंटरेक्शन थी वो दूर दूर जाएंगे। अब आयन जो आयन पास पास थे वो कहाँ जाएंगे? दूर, और दूर जाएंगे तो फिर वो मूवमेंट करेंगे जिस वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिखो जब डाइल्यूशन बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ेगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? डाइल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या होता है? अल्फा की वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। ठीक है अल्फा अगर बढ़ेगा, ठीक है तो कंडक्टेंस क्या होगा इस केस में? बढ़ेगा। ठीक है रीजन अलग अलग है बस, ठीक है होता सेम है बस रीजन अलग अलग है। ठीक डन हो गया। और कोई फैक्टर जिसकी वजह से फर्क आता है? हाँ एक और फैक्टर होता है, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन लिक्विड का, है ना। विस्कोसिटी भी लिख लो। जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होता है, डेंसिटी बेसिकली आप समझ लो, जो जितना ज्यादा विस्कस होता है, विस्कोसिटी जितना ज्यादा, उसकी कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है वो उसकी उतनी कम होती है। ठीक है कंडक्टेंस कम होती है क्योंकि आयंस नहीं बन पाते ना अच्छे से। लिखो लिखते रहिए साथ साथ। ठीक है हो गया कुछ इसमें? अगला क्या? ना पागल हो गया। अगला लिखो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, या फिर हम इसे बोलते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो जिसे हम आगे जाके पाई नॉट एम या वही लैम्डा नॉट एम, लैम्डा इनफाइनाइट एम जो आप लिखना चाहो, ये पाई नॉट एम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। लिखो डेफिनेशन
पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। पाई एम होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी टेम्परेचर एनी प्रेशर, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, कोई एट एनी कंसंट्रेशन बेसिकली, ठीक है। पाई नॉट एम में लिखो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पानी जो है बहुत ज्यादा डाल दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं पाई नॉट एम, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, डन, ठीक है। अब इसके लिए एक रिलेशन होता है इनके बीच में, मोलर कंडक्टेंस और इसके बीच में पाई एम होता है पाई नॉट एम माइनस ए रूट सी या बी रूट सी, जो भी आपने देखो, ये दोनों रिलेशन सही है उसके, कोई दिक्कत दिखा रहे लगा बी रूट सी है ना, बिल्कुल। अब यहां से फॉर्मूला आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ग्राफ ग्राफ भी बनते हैं इससे आगे जाके, देखो जरा कैसे। सबसे इसमें लिखो पाई एम क्या होता है, पाई नॉट एम क्या है, क्लियर है, सी क्या है कंसंट्रेशन, ये भी क्लियर है आपको, बी होता है, बी को क्या बोलते हैं, डी बाई कॉन्स्टेंट, लिखो बी इज नोन एज डी बाई कॉन्स्टेंट, लिखते रहो जिसने नहीं लिखा, बी लिखो डी बाई कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के टाइप होते हैं अलग अलग, जैसे NaCl है, NaCl बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के टाइप मतलब कितने कटायन कितने आयन है, इसमें कितने कटायन कितने आयन बनेंगे, एक कटायन एक अनायन, तो 1:1 आएगा, ठीक है, एक कटायन एक अनायन। अच्छा KCl है, इसमें भी क्या होगा, एक कटायन एक अनायन, लेकिन वही जब रेशियो अगर मान लो मैं MgCl2 में निकालता हूँ तो कितना चार्ज आएगा कटायन पे, कटायन का चार्ज Mg2 प्लस होगा, और क्लोरीन का देखूंगा तो 1 होगा, 2:1 बन जाएगा, है ना रेशियो, कोई दिक्कत रेशियो में, चार्ज का रेशियो देखते हैं बेसिकली। तो जैसे ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, इनके लिए बी की वैल्यू सेम होगी, इसकी वैल्यू सेम होगी बी, क्योंकि ये डिबाई कांस्टेंट क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, डन, ये बात आप लिख लेना, ठीक है। पहले टाइप समझ आएगा इलेक्ट्रोलाइट का टाइप से क्या मतलब है, कि अगर रेशियो की बात करूं जिसका रेशियो सेम होगा उसके लिए बी की वैल्यू भी क्या होगी सेम, रेशियो कैसे बनाए, कितने आयन है, NaCl में पॉजिटिव एक और नेगेटिव एक है ना, तो इस तरीके से, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे आता है ग्राफ, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। पाई एम और रूट सी के बीच में ग्राफ होता है, ठीक है, एक ग्राफ बनता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना, ठीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए ग्राफ ऐसा होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है, बना लीजिएगा, नहीं नहीं ऐसे इस तरफ को ऐसे ऊपर वाली साइड करते हैं, नीचे नहीं, ये डॉटेड आती है मतलब बेसिकली स्ट्रेट है, ठीक है, डन। ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको मिटा भी दोगे थोड़ा तो चलेगा, सोच नहीं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पता है ना आपको NaCl वगैरह, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है आपका, एसिटिक एसिड टाइप, ठीक है ना, लिख लेना अगर किसी को डाउट है तो, ये ग्राफ ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या एक है बी था ना, हाँ तो वही तो था बी जो भी आपने देखा था ग्राफ में, ठीक है, डन। इसमें जो अभी आपने देखा था पाई एम देखा नहीं था ग्राफ में, तो वही था वो बी, ठीक है, डी बाई कांस्टेंट जिसका स्लोप होता है, कोई दिक्कत ग्राफ में, ग्राफ आ जाएगा तो गलत मत करके आना। ग्राफ में एक दो क्वेश्चन देखे थे मैंने, उसमें एरो मार के बताता है, लिखा रहता है कि ये कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, डन। अगले देखो कोहरलास लॉ, एंड डालो कोहरलास लॉ, लिखो कोहरलास लॉ, कोहरलास लॉ के पहले डेफिनेशन लिखो, क्योंकि अगर डेफिनेशन आ गई तो आपके हाथ ना बंद जाए, इसलिए लिखो, वही लिखा लिखो, इट स्टेट दैट, क्यों लिखो,
according लिखो it states that molar conductivity of an electrolyte, it states that पूरा बोलूंगा ना, molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, at infinite dilution it states that molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, इसी को तो हम लिमिटिंग बोलते हैं ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है ना, दोबारा बोलूं, it states that molar conductivity at infinite dilution, conductivity of an electrolyte at infinite dilution is sum of, वो सम होती है, जोड़ होती है, सम ऑफ, किसका सम होती है, ऑफ इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस, सम ऑफ इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस of cation and anion, of cation and anion. अब आप इसको कितने ढंग से सीख पाते हो आपके ऊपर है, देखो ठीक है, एग्जांपल्स में बतेरे दे दूंगा, और जब तक आप सीखना नहीं चाहोगे कभी नहीं सीख सकते। जैसे पाई नॉट एम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, मान लो इलेक्ट्रोलाइट ए बी है, ये बराबर होगा लेमडा नॉट एम ए प्लस फॉर एग्जांपल, और लेमडा नॉट एम बी माइनस, ठीक है, इस सच दैट लाइक दिस, कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो किसके बराबर है, ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटायन एंड सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन, तो ये दोनों के सम के बराबर होता है। अब इसके एग्जांपल में आपको बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे एक आप देख सकते हैं NaCl, पहले आपको तोड़ के देखना है NaCl किसमें टूटता है, तो लैम्डा नॉट एम ऑफ ए प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl माइनस, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर इसी में और एग्जांपल बोलूं, जैसे पाई नॉट एम पेपर में आ गया आपके पास Na2CO3 का, तो किसमें टूटेगा ये बताओ, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट एम ऑफ Na प्लस, लिखो लैम्डा नॉट एम ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl माइनस, ठीक है, समझ आ गया, अरे Cl माइनस के लिखा है ना, CO32 माइनस, देख भाई, ठीक है, हो गया, लिख दे, ओए लिख दे भाई जल्दी, ठीक है, तो किसी के लिए भी आप तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो आयन जितने बनेंगे इस तरीके से ब्रेक होता है। नेक्स्ट लिखिए, अच्छा जैसे फॉर्मूला इसके लिए होता है, पाई इक्विवेलेंस के लिए भी होता है, ध्यान रखना, कहीं पेपर में आया तुम गलत ना कर दो, पाई नॉट इक्विवेलेंस ऑफ पेपर में आया, मानो किसका, तो एलिमेंट कोई बोलो जरा, इलेक्ट्रोलाइट में बोलता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा सा CaCl2, ये बराबर होगा लैम्डा नॉट इक्विवेलेंस ऑफ Ca2 प्लस प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंस ऑफ ट्वाइस होगा ना इसका ऑफ Cl माइनस, लिख लेना, ये बाद में बोलने आएगा कैसे, ठीक है ना, ये वो तो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन ऑफ कोहललास लॉ, कोहललास लॉ कहाँ यूज होता है, लिखो एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन ऑफ कोहललास पता है आपको, बस लिख लो, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, it is used to determine molar conductance of it is used to determine the molar conductance of weak electrolyte, जितने वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टेंस निकालने का एक तरीका होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान रखना, it is used to determine the molar conductance of weak electrolyte. नेक्स्ट लिखो
अब यहाँ से वैल्यू आती है, अल्फा का फॉर्मूला आता है यहाँ से पाई एम अपॉन पाई नॉट एम, सारे कैलकुलेशन फॉर्मूला बस लिखो, अल्फा इक्वल टू पाई एम अपॉन पाई नॉट एम, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहीं से अब मैं ई सेल उठाऊंगा ना फिर। लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिखो डेफिनेशन, पता है तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ने, वन इज गैल्वेनिक सेल, है ना, गैल्वेनिक सेल जो हमने बात करी थी, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखो, कौन किसको एनर्जी को कन्वर्ट करता था बताया था अभी स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, देखो केमिकल एनर्जी रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आप नॉर्मल सेल आते हैं उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्या, हाँ इलेक्ट्रिसिटी इसको दी जाती है, ठीक है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब जाके केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है ना, फर्क समझ में आया। इसमें पहले रिएक्शन होती है सीआर, केमिकल रिएक्शन पहले होती है, फिर जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ठीक है। इसमें पहले इलेक्ट्रिकल देनी पड़ेगी तब जाके इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। भाई समझ में आई, पॉइंट टू बी क्लियर गाइस, ठीक है ना, इस तरीके से काम करता है। और नेक्स्ट लिखो, और एक टर्म होती है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बारे में तो जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इस साल बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने, ठीक है बच्चों को, मैं दोबारा आपको सॉल्ट ब्रिज एक बार पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आइए, कैथोड एनोड पता है ना, तीन टाइप की चीजें होती है सेल में, तीन चीजें होती है ना, पता होता है क्या क्या होती है तीन चीजें, एबीसी एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और बीच में क्या होता है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखते रहना, ठीक है। एनोड में क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन, देखो सॉल्ट ब्रिज में लिखो, सॉल्ट ब्रिज जो बना रहता है आपका, यार मैंने स्लाइड बनाई थी उसकी, सही नहीं आ गई, हाँ है तो पर ढूंढनी पड़ेगी। हाँ जेलेटिन याद है, जेलेटिन या अगर जेली, इन सबसे मिलके बनता है आपका कौन, ये आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में जो चीजें यूज होती है वो क्या होती है, इनर्ट नेचर की होती है, वो आपके सॉल्यूशन के साथ मिक्स नहीं होंगी, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ मिक्स होगी तो रिएक्शन को अफेक्ट करेगी। तो इसलिए हम ऐसा सब्सटेंस ढूंढते हैं जो रिएक्शन को एकदम इनर्ट हो, रिएक्शन में कोई इफेक्ट ना डाले, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा ये जो होता है ये यू शेप में होता है, कौन सी शेप में होता है ये, यू शेप, ठीक है, ऐसा यू शेप, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ग्लास ट्यूब होती है यू शेप में, ठीक।
अच्छा, जितना कटायन होता है इसमें उतना अनायन रखते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रख सके, ठीक है। इसका फंक्शन यही है काम, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अरे वो स्लाइम स्लाइम नहीं होते थे, देखे तुमने चली वगैरह जलेटी, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, अच्छा अगर जे नहीं होता, सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो करना क्या पड़ रहा होता, हमें रिएक्ट तो कराना ही नहीं दोनों को, तो हम दोनों को मिक्स करना पड़ता। बेसिकली कटायन जो कैथोड है एनोड है दोनों के मिक्सचर को मिक्स करते हैं, तो उस काम से इसने हमें बता दिया, तो मतलब अवॉइड मिक्सिंग, ये हमें मिक्सिंग से बचा दिया, तो अवॉइड मिक्सिंग, ठीक है। वही नहीं उससे, वही नट जो कॉपर रिएक्ट नहीं कर जाएगा उससे, कॉपर रिएक्ट नहीं कर जाएगा सॉल्ट से, कंडक्ट तो करेगा पर रिएक्ट करेगा। आगे देखते हैं, आओ नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आता है ई नॉट सेल, लिखो ई नॉट सेल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड जनरली, ठीक है। लिखो, लिख दिया ई नॉट सेल का फॉर्मूला, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। सेल के लिए ई नॉट कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अच्छा, ई नॉट कंडीशन में कंसंट्रेशन कितना होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, क्यों उसको ई नॉट बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, इस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ यूनिटी लेके चलते हो 1 1, ठीक है, ध्यान रखने के बाद, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर सब कुछ जब आप ई नॉट सेल निकाल रहे होते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर कभी क्वेश्चन आए, बातें बेटा ध्यान से सुनना, जनरली एक लाइन लिखो, देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा बड़ा होगा, उसका उसका रिडक्शन होगा, उसका रिडक्शन होगा और वो कैथोड बनेगा, और वो कैथोड बनेगा, क्योंकि कैथोड पे बड़ी वैल्यू होगी तभी तो छोटे को माइनस करोगे, बड़े में छोटा माइनस होगा ना। तो आपको कभी क्वेश्चन दे दिया जाए, बोले इनमें से किसको कैथोड बनाओगे आप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, उसको कैथोड बनाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। डन, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन चीजें इफेक्ट करती है वैसे, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, नेचर इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड का, और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आती है यहाँ पे, जब हमने ये पढ़ी लिया है, इसमें एक टर्म और आती है, ये आपने 11th में पढ़ी थी, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहानी ऐसी है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है, इसका खुद का पोटेंशियल होता है 0, इसका खुद का पोटेंशियल कितना होता है 0, जिसका पोटेंशियल खुद का 0 है तो ये हेल्प करती है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप मानो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने देखी है ना, उसमें जो ओरिजिन होता है वो ये काम कर रही है, ठीक है। कौन कितना पॉजिटिव कौन कितना नेगेटिव है वो इसकी मदद से पता लगता है, तो इट इज यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। कहानी रीजन क्या है, क्योंकि इसका खुद का पोटेंशियल कितना होता है 0, ठीक है। हाइड्रोजन ने ये अपने आप को क्या बोलते हैं, वो दिया, क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीफाइस करा, ठीक है ना। डन। हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर, जैसे हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन आता था रिएक्टिविटी सीरीज में, आपको याद है कोई एलिमेंट, हाँ हाँ, वो जो केदारनाथ कमाली जितने वो सारे के सारे, वो सब आपके बहुत अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब वो खुद का बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन करते हैं, ये तो मतलब है ना, तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाले, अबव, हाइड्रोजन से अबव है ऊपर, दीज आर गुड क्या रिड्यूसिंग एजेंट्स, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना है बात, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन से नीचे, कल मैंने इस पे डी ब्लॉकमेंट डिस्कशन भी करा था, कि जो बिलो आते हैं, नीचे आते हैं, जैसे कॉपर है नीचे आता है ना, ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ये खुद का क्या करता है, बहुत अच्छा रिडक्शन करता है। सो इसीलिए कॉपर 2+ जहां भी आपको दिख जाए, ये फटाक से कॉपर बनने का काम करता है। बात समझ में आई, ठीक है, ये कहानी है इसकी, ठीक, ये बात आप लिख लेना कहीं अच्छे से, ठीक है।
अगर कोई पूछे आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है फ्लोरीन की, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से चलता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं HCl, HBr, HI, इन सब में सबसे अच्छी रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके अंदर होता है, रिड्यूसिंग पावर तो HI के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद का जल्दी ऑक्सीडेशन करना चाहती है, ठीक है ना। ये बातें आप लिख लेना, HI रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग, ध्यान रखना। ये बता दो जिससे मैं ना अच्छा चलो देखो, अब आइए लिखिए नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका जो सेल है, सेल पोटेंशियल, वो किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर पे निकाला जा सकता है, ठीक है ना। लिखो, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, it is used to calculate electrode potential at any condition, at standard condition लिख लो, at standard condition, sorry, at in standard condition, ठीक। अब फॉर्मूला लिखो प्लीज। फॉर्मूला होता है ई सेल का, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 या 0.06 ही लिख लो, मैंने हर जगह यही देखा, ठीक है, अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है क्या, लिखो जल्दी लिखो। वो तो वैल्यू रख दी ना उनके, तो तब जाके तो ये बना फॉर्मूला, क्या हम मान के चलते कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है, ये तो भी तोला हो गया, देख बातें लिखो, एप्लीकेशन लिखो इसकी, एप्लीकेशन लिखो नेक्स्ट इक्वेशन, एप्लीकेशन लिखो नेक्स्ट इक्वेशन की, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एक लिखो जरा लाइन, जैसे अगर एक क्वेश्चन आ जाए, ध्यान सुनना, एक रिएक्शन है, ए प्लस कन्वर्ट हो रही, ऐसे है, ए लिख लो, ए में कन्वर्ट हो रही, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था ना, लेट अस सपोज इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू थी 5 थी, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जब मैं एन से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी रिएक्शन को, तो क्या
तो क्या इसे भी n से मल्टीप्लाई करना चाहिए? गलत, ये 5 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रख लेना। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? लिखो, मेरे को मत देखो, लिखो। नोट का पहला पॉइंट लिखो। देखो, अगर किसी रिएक्शन को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा जाएगा, अगर किसी रिएक्शन को लिख ले, लिखा नहीं है तूने। अगर किसी रिएक्शन को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम रहेगा। मल्टीप्लाई करा जाएगा जैसे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम रहेगा। डिवाइड में भी सेम, मल्टीप्लाई में भी सेम है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम रहेगा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड के साइज पे डिपेंड नहीं करती, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करती। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। सॉरी। नेक्स्ट लिखो, लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, इसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं जो काम किया आपके लिए। ठीक है, फॉर्मूला था ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ऑन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, आप इसको 0.06 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ से, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, क्या ई सेल हो जाता है आपका शून्य। ई सेल जब शून्य हो जाता है तो यहाँ पे आपका ई नॉट सेल बराबर हो जाता है 0.06 अपॉन एन लॉग केसी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को केसी नोट। ठीक है ना, ठीक है। इसी से कुछ और फॉर्मूले भी आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के। डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, लेकिन अगर डेल्टा जी नॉट पूछेगा दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन नीचे वाली। ठीक है, नोट करिए फटाफट। हाँ भाई, एक हेडिंग डालो, लिखो कंसंट्रेशन सेल, ये नहीं लिखा रखा होगा, लिखो कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन लिखो, व्हेन टू सिमिलर इलेक्ट्रोड्स, व्हेन टू सिमिलर इलेक्ट्रोड लिखो, व्हेन टू सिमिलर इलेक्ट्रोड with different concentration of electrolyte, when two similar electrode with different concentration of electrolyte are connected, then the cell is called concentration cell.
जब दो एक जैसे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड सेम है ना, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, बस उनका कंसंट्रेशन अलग अलग है। एनोड पे अलग कंसंट्रेशन का ले लिया, कैथोड पे अलग कंसंट्रेशन का ले लिया, उस कंडीशन में जो सेल होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। कोई दिक्कत इसमें? लिख दिया, वेरी वेरी फाइन। नेक्स्ट लिखो, हैंड डालो अगली। हैंड डालो। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस में केमिकल जो सब्सटेंस होता है वो टूटता है, ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जब उसको दी जाती है तो वो सब्सटेंस टूट जाता है, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है किसको, किसमें होती है? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखना, द प्रोसेस इन विच electrolyte decomposes when electricity is passed through it, when electricity is passed through it. अच्छा, किस डिवाइस में इलेक्ट्रोलिसिस होता है? किस डिवाइस में होता है इलेक्ट्रोलिसिस? तो लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर वोल्ट मीटर, ठीक है, किस डिवाइस में होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्ट मीटर, ठीक है, लिख दे भाई। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो लिखो, हैंड डालो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो बात है काम की वो लिखा रहा हूं मैं आपको, लिखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लिखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब होती है लिखना, एनोड पे हम रखते हैं इम्प्योर मेटल को, पूछ लेता है, एनोड पे रखते हैं इम्प्योर मेटल को, और कैथोड पे रखते हैं हम प्योर मेटल को। कैथोड पे रखते हैं प्योर मेटल और एनोड पे होता है इम्प्योर मेटल, इसलिए एनोड मड बनती है, मतलब एनोड से गंदगी निकलती है, ठीक है, दैट्स व्हाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अरे भाई ये फराडे यार, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में लिखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है इसको समझो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है जब आप लोग इसके बेसिक बेसिक पे काम करते हैं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल एक, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल मतलब आयंस की फॉर्म में, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा। तो आपसे पूछ सकता है इस कंडीशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, वो सब देखना पड़ता है। तो इस कंडीशन में जो Q होता है वो होता है 3F के बराबर, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आया, 3 का, तो Q जो होगा वो 3F होता है, और F जो होता है उसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 96500, इतना कूलम, ठीक है, क्योंकि याद रखना है ये F की वैल्यू होती है। और ये वैल्यू F होता क्या है, कोई पूछे कल के दिन चलते फिरते फैराडे होता क्या है, असली में 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फैराडे बोला गया है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एक काम कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हम बोलते हैं 1 फैराडे, ठीक है। ये बना कैसे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19, इतना कूलम। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका सेम वही आएगा जो आपको चाहिए, 96500 के लगभग लगभग आएगा, ठीक है। तो ये 1F इतने के बराबर होता है, याद रखना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसीलिए आप देख रहे हो इस रिएक्शन में हमने 3F करा, क्योंकि ये 3 मोल के लिए रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन चलती है, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया।
अलग अलग सब्सटेंस में पूछा जा सकता है आपसे। अब लिखो सबसे पहले फेराडे का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। फेराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो कुछ इस प्रकार की बात करता था कि कभी भी आप किसी भी डायरेक्शन में, डेफिनेशन लिख लो ताकि आपको दिक्कतें ना हो, और डेफिनेशन में पकड़ होगी तो आप एग्जाम में लिख पाओगे कुछ ना कुछ। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance, the amount of substance liberated या deposited, कोई वर्ड लिखो, the amount of substance liberated at an electrode, liberated at an electrode liberated at an electrode is directly proportional to the electricity passed through it, directly proportional to the electricity passed through it। तो फर्स्ट लॉ आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस एक ही लाइन याद रखनी है कि जो वेट लिबरेट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करे यानी क्यू के। समझ में आया? डब्ल्यू किसके डायरेक्टली है, क्यू के। अब इसे सारे सिंबल देखो, डब्ल्यू प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, कांस्टेंट लगेगा जेड क्यू, और क्यू किसके बराबर होता है, आई टी। तो जेड आई टी एक फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, लिखो साथ साथ फॉर्मूला। बाकी जेड को अलग अलग अभी कुछ तोड़ेंगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जेड होता क्या है, कोई आपसे चलते फिरते पूछे? देखो जेड होता है ई बाय 96500। अच्छा ई क्या होता है, ई होता है आपका मोलर मास, पूरा जेड को तोड़ते हैं ना, मोलर मास के नीचे फिर वैलेंसी फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी फैक्टर छोड़ एन लिखो इंटू 96500। असली में ये होता है फॉर्मूला जेड का। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा जेड की जगह फॉर्मूला लिख सकता हूँ, जो भी मोलर मास होगा, लेट अस सपोज एम ए मोलर मास, कोई दिक्कत? दिस इज मोलर मास। ठीक है, नीचे आएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फेराडे यानी 96500 इंटू आई टी। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन पहले आता था पेपर में कि मान लो सवाल है कि कॉपर है, कॉपर का मोलर मास दे देता सवाल में, नहीं भी देता तो आपको पता होना चाहिए तो कॉपर का। ठीक है, ऊपर कॉपर का मास आता था मोलर मास, नीचे कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर होता है, कितना वेट डिपॉजिट करा, करंट और इलेक्ट्रिसिटी, तो वो दे दिया आपको टाइम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख लो कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। एम लिखो मोलर मास है ना, ऑफ मेटल, जो भी मेटल है उसका मोलर मास। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है बेसिकली। टी क्या है यहाँ पे, टाइम है ना, टाइम किस में लेना है, सेकंड में। आई क्या है, करंट। डब्ल्यू क्या है, वेट रिलेटेड। फैराडे खत्म। ठीक है, अब लिखो फैराडे सेकंड लॉ भी लिख लो। सेकंड लॉ क्या कहता है फैराडे का से, हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी वो सेम पास हो रही, मतलब दोनों के दोनों मान लो सीरीज में लगा दिए, सीरीज में लगाने से क्या सेम होता है, करंट, करंट सेम है तो, और इक्वल टाइम के लिए, तो बेसिक बोल सकता है, सीरीज भी बोल सकता है, इसलिए ध्यान रखना, भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो वेट लिबरेट होता है उसका जो रेशियो होता है वही बराबर होता है किसके रेशियो के बराबर, किसके रेशियो के बराबर, वेट का रेशियो। वो देखो उनका रेशियो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर, E1 बाय E2। ठीक है, लिखो। तो Z1 को तोड़ देना, Z1 को क्या तोड़ेगा, E अपॉन 96500 नहीं लिखेगा, तो 96500 कट जाएगा। छोड़ दिया
अरे टाइप्स ऑफ बैटरी हेडिंग डाल दीजिए, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ बैटरी। उससे पहले एक लाइन और लिखो, एक चीज और लिख लो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैटरी की जो प्ले वो है, लिखो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक, कोरोजन वाली बात लिखो, लिखो हाँ भाई लिखो जल्दी, लिखो कोरोजन में लिख लो, फिर आपको दिक्कत। लिखो कोरोजन में, लिखो पहले रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं, आज अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। आयरन पे जो कोरोजन होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो लिखो रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉमा कॉपर पे हरे रंग का होता है, ग्रीन कोटिंग ऑफ, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमा ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। इन दिस फॉर्म मेटल इज ऑक्सीडाइज, इन दिस फॉर्म मेटल इज ऑक्सीडाइज, इस तरीके से मेटल ऑक्सीडाइज होता है। इन दिस फॉर्म मेटल इज ऑक्सीडाइज, और मेटल ऑक्सीडाइज कैसे होगा? मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो, हाँ भाई एग्जांपल लिखो, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। इन दिस फॉर्म अब मेटल इज ऑक्सीडाइज, इस तरीके से मेटल ऑक्सीडाइज होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख ले भाई, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एग्जांपल, जैसे आपको एग्जांपल समझते हैं, Fe होता है, ठीक है, Fe ऑक्सीडाइज होगा, Fe2+ में कन्वर्ट होगा बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जनरली ये ट्रेंड देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, तो हम चाहेंगे इसका ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि रस्टिंग रूस्टिंग ना हो ना मेटल की, ठीक है। तो अब क्या क्या करेंगे, लिखो इसके आगे लिखो, पहले ये लिखो रिएक्शन, पहले ये रिएक्शन होती है, ठीक है। जब भी रस्टिंग की बात होगी तो पहले ये रिएक्शन होगी, लिखो आफ्टर दैट, आफ्टर दैट देखो ये Fe आयरन है, ये फेरस है, Fe2+ होता है फेरस। आफ्टर दैट फेरस आयन, आफ्टर दैट फेरस आयन
ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कहने का तात्पर्य ये जो Fe2+ है फिर से ऑक्सीडाइज होता है और ये बन जाता है Fe3+ ऑक्सीजन and become ferric ion and become ferric ion। ठीक है, तो हम चाहेंगे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अब लिखो प्रिवेंशन, क्या क्या तरीके। लिखो लिखो प्रिवेंशन में लिखा पहला, प्रिवेंशन पहले लिखो बाय कवरिंग, पेंटिंग लिख दो सीधा, पेंटिंग पहला तरीका होता है पेंटिंग। अच्छा पेंट किस चीज का होता है, मैं पेंट का एशियन का ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एशियन पेंट किसका, आ रहा उस पर। नेक्स्ट लिखो, कलर वगैरह तो ऐड होता है पर उसमें सब्सटेंस जो होता है वो होता है बिस्फेनॉल। लिखो पेंट जो होता है केमिकल होता है बिस्फेनॉल, ठीक है, बिस्फेनॉल। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो जो यूज होता है दैट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, लिखो गैल्वेनाइजेशन में ऐसा है जैसे आयरन का है तो मैं चाहता हूं इस पे जंग ना लगे तो मैं इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दूंगा। अब मैं जो लेयर चढ़ाऊंगा वो किसकी चढ़ाऊंगा, मैं जिंक की जनरली, ठीक है। लिखो गैल्वेनाइजेशन लिखो कवरिंग बाय अ मेटल, कवरिंग बाय अ मेटल लाइक जिंक, जिंक से कवर कर दो, ठीक है। अच्छा जिंक से क्यों कवर करा, जिंक क्योंकि उसके ऊपर आता है ना, आयरन के ऊपर आता है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक उसको डिस्प्लेस नहीं होने देगा ना, ठीक है। पहले जिंक से लड़ना पड़ेगा, उसकी ताकत ज्यादा है भाई लोगों। एक क्वेश्चन होगा इसका, क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन वो इलेक्ट्रॉन वही नहीं कर पाएगा, वैल्यू दे रखी होगी ना उसकी। हां बस यही है, जो जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होती है उसमें नेगेटिव साइन है उस काम में आता है ना, समय देखना पड़ती है छोटी वाली बड़ी। हां साइन को काम में भाई सब ऑक्सीडेशन फॉर्म में। एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन लिखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। लिखो वैल्यू ले लो, अच्छा x2 प्लस x ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है सबका, इसका दे रखा -2.36 वोल्ट, ये सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो जल्दी लिखो, अबे इतनी भी नहीं हो रही भाई।
लिखो इसके नीचे, लिखो जिसका, नीचे लिखो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, ध्यान रखना वैल्यू, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वैल्यू, हाँ वैल्यू, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसे कोटिंग के लिए यूज करा जाएगा, उसे कोटिंग के लिए यूज करा जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। उसने बोला इसको, इसमें देखो आयरन के लिए वैल्यू कितनी थी, -0.44 दिख रही है आपको, ठीक है, और एक्स के लिए और वाई के लिए वैल्यू ये थी। आप खुद बताओ किसकी वैल्यू आयरन से ज्यादा है, वैल्यू एक्स की, वैल्यू की बात हो रही, वैल्यू किसकी ज्यादा है, एक्स की, तो आप एक्स को यूज करोगे कोटिंग के लिए, सिंपल वैल्यू बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के 10 मिनट से, ठीक है, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, तो वी विल यूज, हाँ जी लिख दिया, इसके नीचे लिख लो, therefore we will use x for coating, x is used for coating। अब ज्यादा होने का मतलब ऊपर आती है ना एक्टिविटी सीरीज में, वैल्यू तो आपको पता है ना, वैल्यूज के बारे में कहानी, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कहानी है, ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है, बस यही था आपको, हो गया, उसमें वो बैटरी वाली वीडियो ऐड कर, तो मैं सिखाता हूँ, अरे नाम से भाई, देखो बैटरी होता है, बैटरी जो टॉपिक है, ठीक है, ये हमारा अंतिम भाव है इस चैप्टर में। बैटरी में क्या क्या है, बैटरी के बारे में सबसे पहले बोला जाता है जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, एक सेल से जब काम नहीं चल रहा था तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ा, ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन, when two or more cell are combined together, सिंपल डेफिनेशन यही कहती है, जब एक सारा सेल आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो बैटरी बनाते हैं, ठीक है। अब बैटरी इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का एक कॉम्बिनेशन है जो एनर्जी के काम आते हैं, किसके काम आते हैं, एनर्जी के, यूज एन एनर्जी सोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बेसिस है, ध्यान रखना किस बेसिक पे काम करता है, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन चलती है, हर सेल के अंदर होती है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है एक साथ, तो तब हम लोग बोलते हैं इसको कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन चल रही होती है किसी भी सेल के अंदर। तो कोई बैटरी या कोई भी सेल काम किस बेसिस पे करता है, उसके अंदर चलने वाली रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से, ठीक है। आगे लिखा है एक यूजफुल बैटरी में क्या क्या फीचर होने चाहिए, सबसे पहले फीचर बोला वो लाइट होनी चाहिए, ऐसा ना हो बैटरी ज्यादा भारी हो जाए, उठाई ना जाए, जैसे इन्वर्टर की बैटरी बहुत ज्यादा भारी होती है तो वो दिक्कत कर जाती है, इसलिए बैटरी शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब एक छोटी जगह घेरे, ज्यादा जगह भी ना घेरे, ठीक है ना, ताकि उसको इजीली क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट करा जा सके। तो पहला पॉइंट यही है, बैटरी शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट, ठीक है, लाइट मतलब हल्की, कॉम्पैक्ट मतलब एकदम शेप सही होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला, इट शुड हैव रीजनेबली लॉन्ग लाइफ, ऐसा ना हो आज लाए कल खत्म होगी, ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसकी लाइफ थोड़ी लंबी होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला है द वोल्टेज ऑफ द बैटरी शुड नॉट वेरी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज, मतलब ऐसा ना हो कि आज लाए बैटरी आज तो 6 वोल्ट दिखा रही, कल के दिन वो 1.5 वोल्ट पहुंच जाए, ऐसा ना हो, उसका वोल्टेज ज्यादा वेरी ना करे, जितना है आसपास ही रहे, ठीक है, अगर 6 वोल्टेज ज्यादा ज्यादा 5.9 इस तरीके से मूव करे, ठीक है, ज्यादा मूव ना करे, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है, तो यही बोला उसने। अब आते हैं दो टाइप की बैटरीज होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी ऐसी बैटरी को बोला गया है जिसको एक बार यूज करना और फेंक देना है, यूज एंड थ्रो बैटरी, सिंपल, ठीक है। प्राइमरी बैटरी ऐसी बैटरी को बोला जाता है जिसको यूज करना है और फिर फेंक देना है, ठीक है ना। दीज आर, क्योंकि वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, लिखो दीज आर नॉन रिचार्जेबल बैटरीज, जो डिजाइंड होती है, ठीक है, जब तक उसके अंदर क्या रहता है, केमिकल रिएक्टेंट रहता है, जब तक वो रिएक्टेंट रहेगा तब तक वो काम करेगी, जैसे वो खत्म हो जाएगा फिर आपकी बैटरी खत्म, ठीक है ना। और ये कभी भी क्या लिखा है, आफ्टर दैट दे आर डिस्कार्डेड, मतलब खत्म हो गई,
उनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, तो इसमें एक लाइन लिख देना, लिखा हुआ है वैसे, कैन नॉट बी रिचार्ज, लिखा है ना, नॉन रिचार्जेबल। एग्जाम्पल लिख लेना इसका। इसका एग्जाम्पल होता है प्राइमरी बैटरी का ड्राई सेल, जिसको लेकेलांचे सेल भी बोलते हैं, लेकेलांचे सेल, ठीक है। ड्राई सेल है, लेकेलांचे सेल इसी कैटेगरी में आता है, ठीक, प्राइमरी बैटरी में, ठीक। प्राइमरी बैटरी कौन सी है? जिसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, और इसका एग्जांपल है ड्राई सेल है, लेकेलांचे सेल। या फिर एक और होता है मर्क्यूरी सेल, अभी हम आगे जाके देखें। मर्क्यूरी सेल का एक और नाम होता है विच इज नोन एज बटन सेल, बटन सेल, ठीक है, देखते रहिए इस तरीके से। अब आते हैं सेकेंडरी बैटरी में। सेकेंडरी बैटरी क्या कहती है? सेकेंडरी बैटरी का कुछ इस प्रकार का कहना है कि सेकेंडरी बैटरी जो होती है, दीज आर रिचार्जेबल, इनको रिचार्ज करा जा सकता है, एक बार यूज करा दोबारा रिचार्ज करे, फोन की बैटरी होती है ये सब, ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी दैट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, इनको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले को तो यूज कर देना, फेंक देना है, इसको दोबारा दोबारा आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, ठीक है, एक बार यूज करा फिर दोबारा यूज कर लिया, इस तरीके से, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स, केमिकल रिएक्शन क्योंकि इसकी रिवर्स हो सकती है, मतलब होता क्या है, दो रिएक्शन होती है, एक चार्जिंग वाली, एक डिस्चार्जिंग वाली। तो जब चार्ज लगाओगे तो चार्जिंग वाली चलेगी, और जब यूज करोगे तो डिस्चार्जिंग वाली चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, सबसे बेसिक बात, ठीक है। और इसको रिवर्स करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स ही होता है, जैसे आपको फोन की बैटरी चार्ज करनी होती है तो आपको स्विच पर प्लग इन करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो उस तरीके से एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है सेकेंडरी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है, ताकि उसके जो रिएक्टेंट है वो रीजनरेट हो जाए, रीजनरेट दोबारा पैदा हो जाए, ठीक है, ताकि फिर से वो डिस्चार्ज के लिए रेडी हो जाए। इतना सही। ये हो गया प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। इसका एग्जांपल लिख लेना सेकेंडरी बैटरी का, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, एक आध मैं आपको बताया तो, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी, जो गाड़ियों में लगती है, लेड स्टोरेज बैटरी, गाड़ियों में लगने वाली बैटरी। और एक होती है लिथियम आयन बैटरी, Li आयन बैटरी, इस तरीके से बैटरीज काम, ठीक। तो ये आपका हो गया बेसिक्स। तो अभी आपको क्या बताया मैंने? सबसे पहले बताया बैटरी क्या होती है, बैटरी की क्वालिटीज क्या है, फीचर क्या है बैटरी के। उसके बाद मैंने बताया आपको दो टाइप की बैटरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जिसको एक बार यूज करा फिर नहीं यूज कर सकते, सेकेंडरी में एक बार यूज करा दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट, पहला आता है ड्राई सेल। ड्राई सेल में देखो, किसी भी सेल में बस दो तीन बातें गौर करने वाली। पहला, उसका कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट, तीन चीज आनी चाहिए आपको, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट। और उसका यूजेस तो बहुत इजी होते हैं, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पर मेन होता है कैथोड, एनोड, ठीक है। इनके बारे में फोकस होना चाहिए बिल्कुल ध्यान से, ठीक। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने फेमस पहले सेल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेकेलांचे सेल या ड्राई सेल। इसके बारे में क्या बोला? ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज प्राइमरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी मतलब जो आपके घर में आते हैं ना छोटे वाले सेल, उसकी बात कर रहा है। ड्राई सेल वो होते हैं जो छोटे वाले सेल आते हैं 10-15 रुपए वाले, 10 का हो रखा, ठीक है ना। एनोड में उसके होता है जिंक कंटेनर। एनोड में कौन होता है? जिंक। तो पूछ सकता है एनोड में कौन है, तो जिंक। कैथोड में कौन है? कार्बन की रॉड होती है, कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है। अगर आप उस सेल को तोड़ोगे तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर का, ठीक है, रॉड निकलती है, वही है कार्बन की रॉड, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। कैथोड एनोड के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है। इसके अराउंड मैग्नीज का पाउडर, मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर होता है और कार्बन का पाउडर होता है, वो लगाया जाता है। से रॉड है, इसके आसपास मैंने MnO2 का पाउडर लगा रखा है और ग्रेफाइट का पाउडर लगा रखा है, ठीक है ना, ताकि वो होल्ड करे, पाउडर फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट होता है मॉइस्ट, मतलब गीला सा पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, NH4Cl और ZnCl2 का एक पेस्ट होता है बस, ठीक है ना। ये आपके लिए 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लेना, इनको लिख लेना, ठीक है, लिख दिया। ड्राई सेल कहाँ यूज करते हो? ये सब आप देखोगे इसका रिमोट में होता है, टीवी के, और आपके टॉयज वगैरह में काफी यूज होता है इसका, है ना। तो हाँ, इसके यूजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत। क्लॉक में होता है, टॉय वगैरह, ट्रांजिस्टर बता दिया मैंने, है ना। चलिए डन। अगला आता है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है? देखिए,
आपकी घड़ी के पीछे ना सेल लगे होते हैं, छोटे छोटे बटन सेल जो होते हैं, है ना, छोटे वाले, उसकी बात कर रहे हैं, लेजर लाइट में डलते हैं, वो बहुत फेमस, ठीक है। मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल का सबसे पहले यूज ही लिख देते हैं, यूज लिख देना। वॉचेस, जो घर वॉच होती है उसमें, या फिर हेयरिंग एड, मतलब जो लोग सुन नहीं पाते उनके कान की मशीन होती है, उसमें लगता है हेयरिंग एड, मतलब ठीक है ना। हेयरिंग एड मतलब जो कान की मशीन है उसमें लगने वाले छोटे वाले सेल को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला आता है इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, ये लाइफ बहुत टाइम तक स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है, मतलब 10 वोल्ट करेगा तो 10 ही वोल्ट करेगा, ठीक है। और इसकी लाइफ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ड्राई सेल, ये ध्यान रखना, क्योंकि छोटा है ना साइज में, तो इसलिए ऐसा, ठीक है। अगला इसका वो एनोड कौन है, इसका एनोड होता है जिंक मर्क्यूरी अमलगम, यानी ZnHg, ठीक है। इसलिए इसका मर्क्यूरी नाम है, मर्क्यूरी क्योंकि इसमें अमलगम आ रहा है, Hg आ रहा है, ZnHg, ठीक है ना, जिंक अमलगम। अगला कैथोड कौन है, कैथोड पे भी इसका मर्क्यूरी ऑक्साइड है, HgO और कार्बन। और इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और दूसरा जिंक ऑक्साइड यानी ZnO का पेस्ट, ठीक है ना। ये आपके होगा इसके इलेक्ट्रोलाइट, ये लिख सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मर्क्यूरी सेल वगैरह, ठीक। यूजेस मैंने आपको बता ही दिए इसके, एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है, हो गया। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, एडवांस तो पता है सबका, एडवांटेज ये छोटा होता है, साइड में कहीं भी लगा सकते हो, लाइफ ज्यादा होती है। डिसएडवांटेज ये, इससे ना मर्क्यूरी निकलता है, और मर्क्यूरी जो होता है हार्मफुल होता है, ठीक है। मर्क्यूरी क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है, टॉक्सिक होता है नेचर के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट कंटेन मर्क्यूरी विच इज हार्मफुल, ये लिख दो, इट कंटेन मर्क्यूरी विच इज टॉक्सिक या हार्मफुल, विच इज टॉक्सिक, ठीक है, बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। डन, ठीक है, यूजेस भी हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट आता है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। ये हमारा एक टाइप का सेकेंडरी सेल है, ध्यान रखना, ये सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी बैटरी है, जो आपको समझना। सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी बैटरी क्या करती है, इसका क्या है मीनिंग, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये यूज होते हैं कार, स्कूटी वगैरह, मतलब ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर, इन्वर्टर में तो काफी ज्यादा, गाड़ियों और इन्वर्टर में यूज होती है, ठीक है। आपने इन्वर्टर की बैटरी देखी होगी, वो यही होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, लेड PB, लेड, है ना। एनोड इसका लेड का बना होता है, कैथोड इसका किसका बना होता है, अ ग्रिड ऑफ लेड पैक विद लेड ऑक्साइड, मतलब क्या होता है, ग्रिड मतलब ऐसे खाने होते हैं, खांचे, ठीक है, पार्ट हो रखे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ऐसे इतना बड़ा सा जैसे ब्रेड का पैकेट है ना, वैसे स्लाइसेस हो रखे होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है लेड का बना होता है पूरा का पूरा, और लेड ऑक्साइड होती है बीच में, PbO2, लेड ऑक्साइड रखी होती है बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन 38 ग्राम, मतलब 38% बायोमास का मतलब है कि H2SO4 अगर था 38 ग्राम, तो बाकी वाटर रखना पड़ेगा हमें, कितना, 38, 100 में से 38 माइनस कर दो, दैट इज 62 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से इसको रखा जाएगा, समझ में आई बात। 38% बायोमास का ये मतलब है कि 38 ग्राम H2SO4 है, बाकी 62 ग्राम वाटर, बहुत एसिडिक ये चीज है ना। डन, क्लियर हुआ ये, लेड स्टोरेज बैटरी समझ में आया, ठीक है। इसको डिस्चार्ज और चार्ज दोनों कर सकते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी बैटरी है। इसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, ये सबसे हाई करंट आउटपुट, करंट ज्यादा देता है, हाई करंट आउटपुट, करंट आउटपुट बहुत हाई है इसका, ठीक है, मतलब करंट ज्यादा प्रोवाइड करता है, इसका फायदा है। और नुकसान क्या है, नुकसान ये हैवी होती है, इन्वर्टर की बैटरी देखिए ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था हैवी होती है, बल्कि होती है, ठीक है। और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी बड़ा हार्मफुल है ना, डरावना, डेंजरस है, ठीक, हो गया। अगला आता है, नेक्स्ट वन इज निकल कैडमियम सेल। पहले के टाइम पे निकल कैडमियम सेल बहुत ज्यादा यूज होते थे, ठीक है ना। अब इनको रिप्लेस कर दिया गया, अभी हम पढ़ेंगे क्यों रिप्लेस करा, क्या रीजन से, सारी बातें करेंगे, ठीक है ना।
ये पुराने टाइप का रिचार्जेबल बैटरी है, निकल कैडमियम, ठीक है, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया आपके से लिथियम आयन बैटरी से। किससे रिप्लेस कर दिया? लिथियम आयन। इसका एनोड होता है कैडमियम और कैथोड होता है निकल ऑक्साइड, ठीक है, Na। और इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके तीन चीजें हो गई। हर सेल में तीन चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट, तीन चीजें पढ़नी बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। इसके ना कुछ नहीं होना, ठीक। ठीक है, इस सेल में एक परेशानी थी, इसको एक इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं मेमोरी इफेक्ट पड़ जाता है इसमें। व्हाट इज मेमोरी इफेक्ट? आइए देखो। मेमोरी इफेक्ट होता है कि आप सेल को चार्ज करोगे, ठीक है, हर बार आपको ये पाया जाएगा उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे आईफोन के साथ होता है ना, चार्ज करा, उसकी बैटरी हेल्थ गिर जाती है, फिर चार्ज करो, बैटरी जो होती है धीरे धीरे रिड्यूस होती रहती है। इसको बोलते हैं मेमोरी इफेक्ट, है ना। तो मेमोरी इफेक्ट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। मतलब बार बार चार्ज करने पे अगर आप फुल चार्ज नहीं करोगे उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। 100% चार्ज करना बहुत जरूरी है, इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। मेमोरी इफेक्ट में क्या होता है? ऑन पार्शियल चार्जिंग, ऑन पार्शियल चार्ज इट्स कैपेसिटी रिड्यूस, इसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट आओ, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी के बारे में बोला जाता है द मोस्ट प्रिवलेंट रिचार्जेबल बैटरी इन मॉडर्न डिवाइसेस। आज के डिवाइसेस में सबसे ज्यादा रिचार्जेबल बैटरी जो यूज करी जाती है मॉडर्न डिवाइस में वो है लिथियम आयन बैटरी। इसका एनोड ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है, ग्रेफाइट। कैथोड इसका अलग अलग लिथियम कंपोनेंट्स कंपाउंड से यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइट इसका लिथियम सॉल्ट होता है LiPF6, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल दिया जाता है बस, ठीक है, लिथियम आयन, ठीक है। इसमें कोई मेमोरी फैक्ट्री इसकी नाम की चीज नहीं होती, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और डिस्चार्ज बहुत धीरे धीरे होता है, ये भी ध्यान रखना। बस इसमें एक परेशानी है, डिसएडवांटेज कॉस्टली होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है नेचर का। लिथियम आयन क्या है? एक्सपेंसिव नेचर का, ये इसकी बुराई है, ठीक है। बाकी सारी बातें इसमें अच्छी है। पुरानी जो थी ना, पुराने वाले मेमोरी इफेक्ट था ना, इसमें कोई मेमोरी इफेक्ट नाम की चीज नहीं है, ठीक है। बोलो डन, इतना है समझ में? चलो आइए, ये हो गया आपकी सारी रिएक्शन कंप्लीट। आइए हैंड डालिएगा, लास्ट ये पढ़ा दें आपको, फ्यूल सेल। हैंड डालिएगा फ्यूल सेल।
चलो हैंड डाल दीजिए फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है लिखना, फ्यूल सेल में लिखना फ्यूल सेल के बारे में आपको मैं लिखाता हूँ, ढंग से नोट्स बनाना फ्यूल सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है फ्यूल सेल। बाकी इस चैप्टर में कुछ खास आता नहीं है फ्यूल सेल। चलो लिख, अरे फ्यूल सेल की डेफिनेशन लिखो। अब फ्यूल सेल फटाफट लिखो, ओ लिखना तभी तो याद हो जाएगा, भी घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सालों, इसको भी पढ़ोगे घर जाके। ओ लिख फटाफट, लास्ट शीट लिख के चल जाओ बस, जल्दी लिख लो क्या, अरे पढ़ ले बाद में, नहीं हो जाएगा। A fuel cell is a galvanic cell. A fuel cell is a galvanic cell in which the energy of, कौन सी एनर्जी यूज होती है, एनर्जी ऑफ combustion of fuel, energy of combustion of fuel, मैं लिख रहा हूँ, is directly converted into electrical energy, क्या कह रहा है कि आपने जब फ्यूल को जलाओगे तो कोई ना कोई एनर्जी तो पैदा होगी ना, उस एनर्जी को हम किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस वाली चीज पे, प्रिंसिपल पे जो काम करता है, इट इज नोन एज फ्यूल सेल। पहली बात, फ्यूल सेल क्या समझ में आया कि किसी भी फ्यूल को, किसी भी चीज को आप जलाते हो फ्यूल को, ठीक है, उसके जलने पे जो एनर्जी बनती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करने वाले सेल को फ्यूल सेल कहते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इसमें आता है सबसे पहले, ठीक है, किस किस को हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, फ्यूल, तो पहला आता है इसमें नाम जिसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। कौन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल होता है, बात आपको पता है क्यों, एरोप्लेन वगैरह में क्या पेट्रोल डालोगे, उसमें हाइड्रोजन गैस ही डलती है, ठीक है, हाइड्रोजन ही काम करता है एज अ फ्यूल, ठीक, कॉमा मिथेनॉल, हाइड्रोजन कॉमा मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक, एक कार्बन का अल्कोहल, मिथेनॉल, ठीक है, एक होता है मीथेन CH4, ये सब फ्यूल का काम करते हैं, मतलब इन सबको हम जला सकते हैं, इनके जलने से जो एनर्जी बनेगी उसको किसकी तरह यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा उसका कहना है, ठीक है, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिख लेना, हाइड्रोजन का होता है H2O2 सेल भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन वाला जो है ना H2O2 सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा कभी दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजन को, ठीक है, लिख दिया। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट भी यूज होता है, लिखना कैटलिस्ट आर PT, AG, प्लेटिनम और AG यानी सिल्वर एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, इसमें किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट का, PT, AG कैटलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट लिखो, फ्यूल सेल यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ये भी लिखिए, फ्यूल सेल कहाँ कहाँ यूज होती है, जो फ्यूल सेल का सबसे बड़ा यूज हुआ था वो अपोलो स्पेस मिशन था ना, इसको याद रखना, अपोलो स्पेस मिशन। ये किससे रिलेटेड है पता है, अपोलो, याद है किसी को, पता है, जो चांद में पहली बार गए थे ना नील आर्मस्ट्रांग जी, अपोलो स्पेस मिशन उससे रिलेटेड है ना, मून से रिलेटेड, ठीक है, मून में जब गए थे तो ये वाला सेल यूज करा था, ऐसा बोला था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अच्छा, इस फ्यूल सेल को ही क्यों करा था, क्योंकि इसका जो बेसिकली जब इसको हीट करते हैं ना H2O2 को साथ में, तो H2O बनता है पानी, उसी पानी को एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं पीने के लिए, कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए, ठीक है। होता क्या है, मैं आपको रिएक्शन बताऊं, थोड़ी सी समझाने की कोशिश करी जाए आपको, ठीक है, ताकि आपको इस चीज ढंग से समझ में आ जाए। H2 है, O2, H2 ये बन रहा है, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे अगर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हो गई बैलेंस, ठीक है ना। जब ये जलता है तो हीट निकलती है, इसी हीट को हम किसकी तरह यूज करते हैं, एनर्जी, आई बात समझ में,
इसी हीट को हम आगे जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर है? और ये जो वाटर बन रहा है ये भी हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये रिएक्शन होती है, लिख लो, रिएक्शन लिख लो। ठीक है, इसमें एक चीज होती है, ठीक है, जो काम की आपके, वो लिखे, क्या लिखे? अच्छा, इसमें हाइड्रोजन को क्यों यूज करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, ये इजीली जल जाते हैं, हाईली फ्लेमेबल, जलने वाली गैस चाहिए ना, जितना जल्दी जलेगी उतना फायदा, हाईली फ्लेमेबल। और दूसरा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी लिखना, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये आपने पढ़ा होगा कैलोरीफिक वैल्यू, तो फिजिक्स वगैरह में पढ़ा है कैलोरीफिक वैल्यू, तो 7th 8th को पढ़ाते हैं कैलोरीफिक वैल्यू कि कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि 1 ग्राम की कोई चीज कितना हीट जनरेट करती है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना। तो इसकी हाई होती है हाइड्रोजन की, लिख लिया बेटा। अच्छा, अगला एक और पॉइंट बोला जाता है इसके बारे में, ये पॉल्यूशन फ्री होती है, इससे पॉल्यूशन कम होता है, इस सेल से ना पॉल्यूशन फ्री होती है, इतना पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता। इको फ्रेंडली बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है ना, इको फ्रेंडली होती है नेचर में। इको फ्रेंडली का मतलब पता है ना, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली। और कुछ? हाँ, आती है, इनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, फ्यूल सेल व्हीकल करके आती है, पर वही ये स्टेशन जब तक नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं चलेगा ना। 8:05। हो गया भाई, डन। ठीक है, तो यही था आपका बैटरी वाला टॉपिक, इसमें बाकी कोरोजन वगैरह आता है, वो इतने कुछ नहीं, क्वेश्चंस की फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। ठीक है, बस खत्म, एक दिन और क्वेश्चन करा